तो इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ ईईजी है इको इंसेफेलोग्राम और इसके अलावा स्लीप साइकिल के बारे में कि कौन कौन सी वेव रहती हैं। जैसे ईईजी में मैं बात करूँगा कौन कौन सी वेव कैसा कैसा पैटर्न रहता है उनका, उसके बारे में बात करूँगा। स्लीप साइकिल में कौन कौन सी स्टेज होती हैं उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट है, खासकर फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब आगे चल के आता नहीं है कभी इसके बारे में कुछ भी, तो इसलिए ये और क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, कुछ समझने में कुछ खास होता नहीं है, वरना होने को तो मैं राइटिंग दिखाता अपनी पूरी प्रॉपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मैं बोलूँगा उसमें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर रहने भी नहीं वाला ये। लेकिन क्या है कि ये ऐसी चीज़ है जो कि क्या कि वो मतलब वो आपको याद होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे इसका कोई ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंस है नहीं है ये चीज़। क्वेश्चन इस पर आता है, आगे तक क्वेश्चन आएगा जो, क्योंकि ये इसको यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आप मुश्किल ही कर पाएंगे इसके क्वेश्चनों को, ये चीज़ है ये। और ईईजी और ईसीजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें बात करी चले ईईजी या इको इंसेफेलोग्राम जो होता है, इको इंसेफेलोग्राम बार बार बोला मैं, ई कन्फ्यूजन मत कर देना। ईईजी में कौन कौन सी वेव बहती हैं उसके आधार पर हम डिटेक्शन कर पाते हैं। तो मेन वेव्स के मामले में आपको बस ये डिटेक्ट करना है कि किस वेव की कितनी कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, उसके आधार पर डिटेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न वगैरह के बारे में कोई आपको पूछता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ है। फ्रिक्वेंसी के नाम पे सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो रहती है हमारी गामा वेव की, जिसमें क्या कि आप यदि कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हुआ या कोई तरीके से आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करोगे, उसमें भी आपको दिमाग चाहिए होता है, तो उसमें एक तरीके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात होती है। तो उसमें कौन सी वेव चलती है हमारी जानने का, उसमें चलती है हमारी गामा वेव। उसके अलावा बात करके चलें कौन सी वेव चलती है हमारी उसके नीचे, जिसमें जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा याद रखें, ऐसे अप्रोक्सीमेट में ऐसे 25 यानी 26 के आसपास होती है कुछ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मेन उसके बाद आती है उसके नीचे में कि आदमी है कि वो अवॉक है, मतलब ऐसे होने को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, बस नॉर्मल जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहा, लेकिन ये कि कहानी में सोचना पड़ रहा है तो मेरी थोड़ा सा हो सकता है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। लेकिन यही कंपेरेटिवली जो गामा वाला क्विज जिसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो रखी थी एक तरीके से, वैसा सिस्टम नहीं है। मैं काफ़ी अभी के अंदर कंफर्टेबल हूँ, अवॉक हूँ और मेरी आँखें भी खुली हुई हैं। ये चीज़ आज तक आदमी जागा हुआ है और उसकी आँखें खुली हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरईएम स्लीप बताऊँगा उसमें मिलेगी वो वेव, उस वेव का नाम होता है हमारा बीटा वेव, जिसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी रहती है, मतलब उससे थोड़ी सी कम रहती है फ्रिक्वेंसी। कैसी में देखने को मिलती है यूजुअली आदमी, यूजुअली बता रहा हूँ, यूजुअली का उसमें देखने को मिलती है जिसमें क्या कि आदमी एवॉक हो और उसके अलावा जो उसकी आइज़ है वो ओपन हो, ये होती है हमारी बीटा वेव ये। फिर हम बात करके चलें कि अल्फ़ा वेव की। अल्फ़ा वेव कब देखने को मिलती है हमको, अल्फ़ा वेव देखने को तब मिलती है जब आदमी है कि वो एक तरीके से जाग तो रहा है, जैसे मैं हूँ हकीकत में इस समय मैं जाग रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें क्लोज है, तो वो कंडीशन में कौन सी वेव देखने को मिलेगी हमको, उस कंडीशन में देखने को मिलेगी अल्फ़ा। जैसे जैसे मैं वेव में आगे बढ़ता जा रहा हूँ फ्रिक्वेंसी गिरती चली जाएगी, ये है। स्पाइक्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वो कोई आधार नहीं, मेन रूप से फ्रिक्वेंसी गिरती चली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये होती है हमारी अल्फ़ा वेव, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा है 8 से लेकर 13 हर्ट्ज़ के आसपास होती है, मतलब ये कि इस रेंज में बता देना। लास्ट में डेल्टा की याद रखना 0.5 से 4 के आसपास होती है, भौतिक में रहती है। तो इसमें बात करें तो अल्फ़ा पे आ गए, फिर उसके बाद आती है हमारी थीटा वेव। थीटा वेव को कब देखने को मिलती है, जब आदमी सो गया। जैसे अभी मैं तो मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि मैं भी तो लेक्चर ले रहा हूँ, भाई आदमी नॉर्मल सोना स्टार्ट कर देता है, तो वो एक तरीके से सोना मतलब स्टार्ट ही किया उसने, तो उसमें कौन सी वेव देखने को मिलती है हमारी, इधर थीटा वेव, ठीक है। और उसके अलावा आदमी बहुत ही गहरी नींद में सो गया, मतलब आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उठ नहीं रहा, तो उसमें कौन सी वेव आ जाती है उस समय हमारी, उस समय आ जाती है हमारी डेल्टा वेव, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहती है, जैसे मैंने बताया था ये। तो ये इस प्रकार की हमारी फ्रिक्वेंसी या वेव होती है, सारी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो मैं दिखा सकूँ आपको कौन कौन सी वेव होती है हमारी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरा कैमरा सेट होता होता नहीं है, मैं प्रयास तो कर रहा था आपको दिखाने का लेकिन अब वो सिस्टम बैठ नहीं रहा उसका। ये चीज़ है, फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा याद रखना, 0.5 हर्ट्ज से याद रखना ही है। उसके अलावा कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी याद रख सकते हैं, उसके अलावा 4.7 4 से 7 के नीचे रहती है थीटा की, उसके अलावा 8 से लेकर 12 तक की उसकी रहती है, मैं ज़्यादा ध्यान है अल्फ़ा की रहती है।
तो ऐसा सिस्टम ध्यान रखना, सारी वेव याद रहनी चाहिए। ये तो उसके अलावा हम बात करते हैं हमारे टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है थीटा वेव। थीटा वेव कोई नहीं पूछता इनको, हकीकत में नॉर्मल बताना है फ्रिक्वेंसी कम हो रही ज़्यादा, थीटा है इतना तो याद रह जाता है। मेरा आपसे पूछा जाता है वो आ जाता है इसका स्लीप साइकिल, इस पर ही आपको क्वेश्चन आएगा। तो स्लीप साइकिल पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, स्लीप साइकिल स्टेज। तो स्टेज में मैंने जैसे बताया था, आदमी यदि जाग रहा है वो उसकी बात है नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट होगी। आदमी बस कॉन्शियसनेस, मतलब आदमी ने बस खाली आंखें बंद करी है, शुरुआत में खाली आंखें बंद करी है, तो स्टार्ट में मैं तो आंखें बंद ही करूँगा। तो खाली आंखें बंद करिए तो उस समय कौन सी वेव बहेगी, तो इस तरीके उस समय बहेगी हमारी अल्फा वेव। ये अल्फा वेव बहेगी। आदमी एक तरीके से अवॉक है, लेकिन उस समय एक तरीके से हमारा क्या कि आदमी सोया नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी आ गई स्टेज, हमारी आ गई एक तरीके से अवॉक है आदमी और आइज क्लोज है। फिर हमारी आती है एनआरईएम स्लीप। एनआरईएम का मतलब नॉन एन से और रैंडमाइज आई मूवमेंट। ये मत पूछें क्यों लिखा गया है, अब उसके बारे में आगे बताऊंगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बताऊंगा, नहीं ये चीज़ है। उसके बाद क्या आती है, तो एनआरईएम स्टेज होती है जिसमें आदमी सो जाता है। तो उसमें सबसे पहले एनआरईएम स्टेज 1 आती है, जिसमें लाइट स्लीप होती है। कौन सी वेव देखने को मिलेगी, वो थीटा वेव देखने को मिलेगी। ये दूसरी स्टेज आती है हमारी एनआरईएम स्लीप स्टेज 2 की। उसमें सबसे चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, क्या देखने को मिलता है हमको, उस समय देखने को मिलता है हमको के कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाते हैं। ये के कॉम्प्लेक्स याद रखना किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, एनआरईएम स्लीप 2 में देखने को मिलते हैं हमको के कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ें के कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में देखने को मिलते हैं हमको, एनआरईएम स्टेज 2 में देखने को मिलते हैं। इसमें वेव वगैरह के बारे में बातचीत नहीं कर रही है। उसके अलावा एनआरईएम की स्टेज 3 में क्या देखने को मिलता है, तो मैंने बताया डीप स्लीप है। डीप स्लीप में क्या मतलब होता है, हमारा डेल्टा वेव देखने को मिली, जिसकी फ्रिक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज के आसपास रहती, तो इसलिए उसको डेल्टा वेव देखने को मिलती है। एनआरईएम स्टेज 2 जिसमें आदमी अभी सोए, उसमें तो कुछ हरकतें मिलेंगी नहीं। जो हमारी एनआरईएम स्टेज 3 जिसमें एक तरीके से हमारा क्या है कि आदमी बहुत ज़्यादा सो गया, उसमें हमें हरकतें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस तरीके से हमारा नाइट में जैसे टॉयलेट करने की आदत होती है, जैसे कल में मुँह निकल जाता है बच्चों का, जैसे तो रात में एक तरीके से सोते समय टॉयलेट कर देते हैं, वो एक तरीके से किस में देखने को मिलेगी। या हमारे एक तरीके से क्या हुआ कि रात में सोते हुए चलने की आदत होती है गुल्लियों को, तो वो किस फेज में देखने को मिलेगी एक तरीके से, वो उसमें देखने मिलेगी। उस समय हमारा जो माइंड है एक तरीके से हमारा सबकॉन्शियस नहीं है एक तरीके से, भले हम उस समय हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें पता नहीं होगा। उस समय मान लीजिए कोई सपने भी आएंगे हमको, वो सपने हमको याद नहीं होंगे। जैसे कि ये मान के चले कोई आदमी को सो के मतलब एक तरीके से सोने के बाद चलने की आदत होती है, उसमें अलग गुण रहता है कुछ ऐसा, तो वो उनको पता नहीं रहता कि वो चल के खा गए खा नहीं गए। तो ये चीज़ है, तो सिस्टम ये है। और हमारी मसल टोन है एक तरीके से वो इंटैक्ट रहती है, मसल टोन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मसल टोन में इफेक्ट आता आदमी चलता है ना। तो उसके बाद क्या आती है हमारी आरईएम आती है, जैसे मैंने कहा मैं गुण मैंने पहले बता दिए उसकी, तो एनआरईएम की। तो आरईएम में क्या होता है, हमारा रैंडमाइज आई मूवमेंट है। अब इसका कोई संबंध नहीं है, बस ये है रैंडमाइज आई मूवमेंट से, मतलब ये कि तो इसे आई की रैंडम मूवमेंट बस खत्म वाला ही मान लीजिए। इसमें मेन आपको पता होना चाहिए कि बीटा वेव देखने को मिल जाती है, ये चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बीटा वेव देखने को मिलती है और इसमें आता है हमारी मसल टोन जो होती है तरीके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मसल टोन होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये पहचानने के लिए जैसे मानिए बीटा वेव तो उसमें ही मिल रही थी हमको, आदमी जब खाली अवॉक था और उसके अलावा क्या कि प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन नॉर्मल है वो, उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मेरी अभी खुली हुई है। तो उसमें भी जैसे मेरी बीटा वेव चल रही होगी यदि ईजी रूम में, तो उसमें क्या अंतर है तो सोने वाले में। उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी मसल टोन तो है ही है ना, मैं बिना मसल टोन को बोल नहीं सकता, हाथ ला रहा हूँ मैं तो मसल टोन तो है ही है, उसकी ऐसा मसल टोन नहीं मिलेगी। ये चीज़ है, ये अंतर आता है मेन। उसे यदि आपको आरईएम स्लीप पूछेगा भी क्वेश्चन में, तो वो आपको मसल टोन वाला ग्राफ भी देगा, ऐसा नहीं है खाली बस बीटा वो का ग्राफ दे के पूछ लिया। और इतना कॉमन है कि मतलब आपको ये दोनों ग्राफ मिल जाता है, वो आरईएम लगा भी सकते क्वेश्चन लगा के, काफ़ी बार बहुत कॉमन है इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आना। तो ये जिसकी कॉमनिटी है एक तरीके से क्वेश्चन की। इसमें आपको याद रखना है एक तरीके से कि इसमें क्या आता है, हमको नाइटमेयर आते हैं और सपने ऐसे होते हैं जो कि आपको याद रहते हैं। जिसमें मैंने बताया था उसकी स्टेज 3 में, तो उसमें सपने जो होते हैं वो याद नहीं रहते, आदमी कुछ भी करता है वो याद नहीं रहता। इसमें अगर आदमी कुछ करेगा कर तो सकता ही नहीं, कि उसमें मसल टोन ही खत्म हो गई उसकी, लेकिन सपने तो आते हैं वो एक तरीके से उसको याद रहते हैं।
इसलिए इसको मान रूप से इसलिए कहा जाता है नाइट मियर्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसका पता नहीं, कोई बुरे क्या अच्छे सपने भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब ऐसे आदमी को बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, होती है, इसका आधार है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा एक टर्म यूज की जाती है आरईएम लेटेंसी। आरईएम लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एन वन स्टेज थी, यहाँ पे हमने सोना स्टार्ट किया था, उससे लेकर जो आरईएम स्लीप में जो पहुँचने में जो एक तरीके से टाइम लगने वाला था, वो एक तरीके से कौन सा सिस्टम होता है, एक तरीके से हमारा ड्यूरेशन, उसका काम होता है आरईएम लेटेंसी। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मेन आपसे कितने किस फेज में आदमी कितने कितने परसेंट रहता है, कितना कितना परसेंट उसकी टोटल स्लीप का रहता है। तो ये हमने कहा एनआरईएम स्लीप का जो हमने स्टेज 2 पढ़ा था हमने, जिसमें क्या करते हैं हमको क्या मिल रहा था, के कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा था। और उसके अलावा स्लीप सिंडल्स आना था, स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स, ये दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। ये देखने को मिल रहे थे। ये किस में मिलेंगे हमको, एनआरईएम स्टेज 2 में, जो कि हमारा कम से कम 45% स्लीप को कवर करता है। भाई आपको हकीकत में आपको बड़े सपने आते हैं, चलने की घटना होती है, वो ज़्यादा थोड़ी ना होती। तो ये चीज़ है ना, तो वो कम से कम आरईएम और एनआरईएम स्टेज से ही हमारा कम से कम 24-25% कवर करते हैं स्लीप का। और स्टेज 1 में तो आदमी बस सोना स्टार्ट ही किया, उसका बस कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। तो इसलिए उसको क्या होता है, इस तरीके से 10-12% ही योगदान रहता है टोटल स्लीप में। तो ये हमारा सिस्टम चलता है स्लीप का। इन रूप से आपको याद रखना है लेटेंसी किस किस भी में रिड्यूस हो जाती है। तो लेटेंसी याद रखना, हमारे डिप्रेशन जो होता है जिसमें इंसोम्निया वगैरह मिल जाता है, क्योंकि आदमी को नाइटमेयर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या कि आदमी जैसे आरएम लेटेंसी ज़्यादा कम होगी, एनआरएम की स्टेज 2 नहीं होगी। कोई N2 मैंने बता सकते 45% हिस्सा कवर करती है हमारी टोटल स्लीप का। यदि वही कम हो जाएगी तो टोटल स्लीप का ड्यूरेशन भी तो कम हो जाएगा। इसलिए जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हुए, नैर्कोलेप्सी हुई, डिप्रेशन वगैरह हुआ, वो एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से हमारा एनआरईएम स्लेव की लिटरेसी उसमें कम हो जाती है। ये चीज़ ऐसा कार अगर हम कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ।